वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये है इमरान हसन। इट्स मे बी टी टाइम, कॉफी टाइम। कॉफी वैसे सुबह सुबह नहीं पीनी चाहिए, अच्छी मिली है चाय आज हमें। चाय पीनी चाहिए या फिर ग्रीन टी भी पी जा सकती है। अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, अच्छे उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारनी चाहिए। ये बात खुद को बार बार रिमाइंड करवाएं। प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत सारी स्मार्ट गैजेट्स तो लेकर चल रहे हैं, जिसमें हमारी घड़ियां स्मार्ट, हमारे मोबाइल फोन स्मार्ट अगर कोई नहीं है तो हम खुद नहीं हैं। हम खुद मोटे हो रहे हैं, हमारी गैजेट्स हमारे स्मार्ट हो रहे हैं। तो इन स्मार्ट चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। आई मीन बहुत सारे लोग सिर्फ दिखाने के लिए चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम भी शामिल हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप इनका इस्तेमाल सही करें तो इससे आपकी लाइफ भी आसान और स्मार्ट हो सके। भाई आज मैंने सुबह सुबह बड़ी एक अच्छी खबर पढ़ी और मेरा दिल खुश हो गया। फिर वो अपने खानदान की बातें याद आई मुझे। अक्सर इमरान होता है जब खानदान में कोई बाजी होती थी, अब भी होता है, अभी भी होता है कि जब आप उनको आंटी कहते थे तो बड़ा माइंड करती होती थी कि आंटी किसको कहा है भाई। ऐसे ही कुछ मलका बताया और आगे से कहती थी अभी मैं आपसे छोटी हूँ, आपसे छोटी हूँ, आपकी उम्र भी बताना नहीं पता। मलका बरतानिया के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। साल की मोमर तीन खातून होने का अवार्ड देने लगे लोग, तो उन्होंने कहा जी मुझे ये अवार्ड नहीं चाहिए, बुढ़े हो गए तुसी। उन्होंने कहा जी एज वो होती है जो आप महसूस करते हैं। तो एक मैगजीन ने उनको अप्रोच किया कि हम आपको मोमर खातून का, इनकी उम्र तकरीबन 93 साल है अगर मैं गलत नहीं कह रहा, और 90s में तो हैं। तो उस पे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी उम्र वो है जो आप महसूस करते हैं, मतलब दिल होना चाहिए जवान, उम्रों में क्या मुझे जिंदगी में ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि जब मैं भी 93 इयर्स की अगर हुई तो आपको अवार्ड किस लिए देना है? यार हो सकता ही नेवर नो, आप हो सकता है खुशकिस्मत आपकी को एंकर आगे एक्सप्रेसो ओल्ड एज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। खैर जी ये बड़ी अच्छी है, इसमें एक लाइटर नोट पे भी ये बात है, लेकिन अच्छी बात भी है कि आप अगर चीज़ों को पॉजिटिवली लें और अपने अपने दिल को जवान रखें, अपनी लाइफ को। हमारे यहाँ होता ही है कि यूं ही लोग 60s में पहुंचते हैं, या इवन औरतें तो 50s क्रॉस करती हैं तो समझती हैं बस जी अब तो हमने आगे जाना है और हमारे रहने की उम्र खत्म होगी। तो अपने आप को फिट रखिए और जिंदगी के हर लम्हे को एंजॉय कीजिए। अच्छा जनाब, बहुत सारी बातें हमने करनी है आपके साथ, कुछ पॉलिटिकल डिस्कशन भी तो होती है, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे आज की हेडलाइंस। महंगाई का सुनामी रोकने के लिए ऑपोजिशन मैदान में आ गई। रावलपिंडी समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और धरने। बढ़ती महंगाई पर वजीर आजम फिर मुतहर्रिक। गरीबों को पेट्रोल समेत अशियाए जरूरिया पर टारगेटेड सब्सिडी देने का प्लान तैयार करने की हिदायत। जाम का कमाल होगा या ऑपोजिशन का धमाल। वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश। राय शुमारी के लिए चंद दिन इंतजार। वजीर आला सिंध का विफाक पर लफ्जी हमला। मुराद अली शाह ने मरकज पर सिंध हुकूमत को मफलूज करने का बड़ा इल्जाम लगा दिया। थर की खुशबू, थर के बासियों की मोहब्बत। देखिए सेगमेंट सफर है शर्त में। सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद मुलाकात करवाएंगी इस्लामाबाद में कॉफी कल्चर के लिए सरगर्म एक सिविल इंजीनियर से। जी जनाब, हेडलाइंस आपने जानी, बात होगी कुछ सियासत के हवाले से, लेकिन आज की बड़ी खबर। मुल्की सियासत के मौसम की खबर है। अक्टूबर आ गया है लेकिन सियासत का मौसम तब्दील हो रहा है। अच्छी खबर नहीं है जहाँ हुकूमत के लिए नहीं है वैसे। तब्दीली के साथ साथ जी मुल्क में यानी कि मौसमी तब्दीली के साथ साथ सियासी दर्जा हरारत बढ़ रहा है, दूसरा दर्जा हरारत घट रहा है। अपोजिशन जमातों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज कल शुरू कर दिया। PDM की जानिब से इसका आगाज रावलपिंडी से हुआ और रावलपिंडी समेत मुल्क के जो बड़े शहर हैं यहाँ पे एहतजाजी मुजाहरे और धरने दिए गए। और पीपल्स पार्टी ने भी मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया। जमात इस्लामी ने 23 अक्टूबर को लाहौर में धरना देने का ऐलान किया है, जबकि अपोजिशन की जानिब से एक बार फिर हुकूमत को घर भेजने के लिए एक बार फिर फैसला कुन तहरीक चलाने का दावा किया जा रहा है। ताहम हुकूमत बहुत पुरएतमाद और मुतमईन दिखाई दे रही है और अपोजिशन को मुर्दा हाथी करार दिया जा रहा है। इसके बावजूद हुकूमत पर प्रेशर भी देखने में आ रहा है। महंगाई के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने मरकजी और सूबाई लीडरशिप के अलग अलग इजलास किए, जिसमें हुकूमत का बेसिकली महंगाई के हमारे अवाम के लिए सब्सिडी प्रोग्राम लाने का फैसला किया गया है। सेहत कार्ड हो, किसान कार्ड हो, एहसास प्रोग्राम हो, उसको भी तोसी देने की हवाले से हिदायत की गई है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि महंगाई को कम करने के लिए जिले सतह पर कमेटियां भी बनाई जाएंगी, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम आमदन वाले अफराद को टारगेटेड सब्सिडी भी देने का फैसला किया गया है। मोटरसाइकिल, रिक्शा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रियायती कीमत पर सस्ता पेट्रोल देने का प्लान
कल पेश करने की हिदायत की गई है। बिल्कुल, ताहम अगर हम बात करें वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की, तो वो दावा कर रहे हैं कि महंगाई में कमी आई है। फवाद साहब किस दुनिया में रहते हैं? पता नहीं, फैंटेसी उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड जी आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया और मजीद रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म आइंदा दिनों बड़े प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। कुछ दिन पहले वैसे फवाद साहब कह रहे थे कि मुल्क सब्सिडीज पे नहीं चल सकता। हमारे साथ कमल शोजे पे इस वक्त फवाद साहब तो नहीं है, वो भी तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करती हैं, उनकी मर्जी रहनुमा है, तो उनसे जरा बात करते हैं। कमल, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबको बहुत बहुत सुबह बखैर। बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया। चले, एक तो ये है कि हम सुबह सुबह ही सियासत, लेकिन मजबूरी हमारी, क्या करें, बात करना पड़ती है। तो ये जो कल सबसे पहले डेवलपमेंट हुई है, इसका कोई मैकेनिज्म आ गया अभी तक सामने कि कैसे टारगेट सब्सिडी दी जाएगी? हम तो खुश हैं अगर आप ऐसा करने जा रहे हैं, अच्छा इकदाम है, तो कैसे करेंगे? कोई लायामल बना है इसका? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जो टारगेटेड सब्सिडी है उसमें कल भी ब्रीफिंग हुई है, एहसास प्रोग्राम को लीड करी है मोहतरमा सानिया निश्तर साहिबा। तो सूबों में किस तरीके से लोगों को अशियाए खुर्दोनोश जो असली दामों पे, एक्चुअल दामों पे उनकी सप्लाई जो है वो इंश्योर करना है, उसके बारे में उन्होंने वज़ीर आज़म को सारी अपनी डिटेल में बताया है। इसके अलावा आपने बड़ी डिटेल में इंट्रोडक्शन में बता दिया कि मुख्तलिफ किस्म के कार्ड्स का जो कैटेगरीज हैं, यानी किसान कार्ड है और भी इस तरह की चीज़ें हैं, और कई अशियाए खुर्दोनोश हैं जिस पर डायरेक्ट सब्सिडी दी जा रही है। तो इंशाल्लाह ताला अगले इस एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो और जो आपने फवाद साहब को कोट किया, मैं उन्हीं को ही दोबारा भी कोट करूंगी। और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की अगर आप खबर उठा लें या उनकी अगर आप स्टैटिस्टिक्स इस हफ्ते के उठा लें, तो उसमें नीचे इंडेक्स जो है वो नीचे है, और वो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स प्लानिंग के साथ है, और मैं प्लानिंग की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हूँ, तो इसलिए मैं आपको ऑथेंटिक बता रही हूँ। दूसरी बात ये है कि अगर कभी मौका मिले तो मैं चाहूँगी कि आपकी टीम ना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स पे एक छोटा सा जाके देखे कि वो किस तरीके से प्राइसेस के इंडेक्स को तरतीब देते हैं और किस तरह सोफिस्टिकेटेड तरीके से ये सारा डेटा कलेक्ट होता है डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। और हर डिस्ट्रिक्ट का जो डीसी है उसकी भी बाकायदा मार्किंग हो रही है, जिसकी 15 दिन के बाद या हफ्ते के बाद पूरी एक रिव्यू रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म साहब को जाती है। तो आपकी टीम क्योंकि मॉर्निंग में बहुत एफिशिएंटली बहुत अच्छे टॉपिक्स चेक कर रहे थे, एक मैं कहूंगी कि पैकेज जरूर बनाइए, जाके देखेंगे ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स में कैसे डेटा कलेक्ट होता है, फिर अंदाजा होगा कि महंगाई के जब इंडिकेटर्स नीचे आते हैं तो वो एक्चुअली कहाँ से डेटा आ रहा होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, आपने जो फवाद चौधरी साहब की तो जो स्टेटमेंट थी उसके हवाले से बता दिया, लेकिन द इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट के मुताबिक जो पाकिस्तान है वो महंगाई के हवाले से 43 ममालिक में चौथे नंबर पर है। और हम हमेशा कहते हैं कि जो पाकिस्तान में ओवरऑल महंगाई होती है, मुख्तलिफ वज़रा भी आते हैं जब मीडिया या प्रेस टॉक्स में, तो ये कहते हैं जी आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ी हैं इसलिए हमें महंगाई करना पड़ी है। सो इससे जो मैं जिस आर्टिकल का आपको रेफरेंस दे रही हूँ उसमें भारत, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब में महंगाई पाकिस्तान के मुकाबले में कम है। सो क्या आप इसकी जस्टिफिकेशन देंगी? देखिए, मैं कोई जस्टिफिकेशन ही, मेरा क्योंकि इकोनॉमिक बैकग्राउंड भी है और मैं ज़ाहिर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को भी देखती हूँ, स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ी हुई है और पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हूँ जी। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं जिसका वो कंपैरिजन करते हैं। अगर कमोडिटी मार्केट्स के हिसाब से देखा जाए या आलमी सतह पर इस वक्त तेल की कीमत है जो बाकी हुकूमतें किस तरीके से अपने लोगों को पास ऑन कर रही है, उसको अगर आप कंपेयर करें तो पाकिस्तान इस रीजन में सबसे सस्ता है, इसलिए कि जहां पर लीटर 35 रुपीज लेवी के अगेंस्ट वसूल किया जाता था 2018 तक, और उसके अलावा 17% सेल्स टैक्स लिया जाता था। अब कुल मिला के भी हम जो है वो 11 रुपए से ऊपर नहीं पास ऑन कर रहे, बल्कि उससे भी नीचे लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा रिलीफ है। होना इस तरह नहीं चाहिए, वरना ये भी बाद में चीजें जो है वो हिट करती। कोई नया टैक्स पाकिस्तान की हुकूमत ने पिछले, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दे, पिछले बजट में भी उससे पिछले में नहीं लगाया डायरेक्ट टैक्सेस की अगर आप बात करें। और कमोडिटीज में अगर आप सब्जियों की कीमतों को उठा के देखें, फल की कीमतों को उठा के देखें तो वो सस्ती है इस वक्त भी, बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी। लेकिन हमारी क्योंकि हमारी 22 करोड़ आवाम नहीं, वो अगर आप F6 से जाके नहीं ठेलों की बात करो, हम ठेलों से लेते हैं, ठेलों की बात करो, हमारा हाल भी F6 वाला नहीं रहा, हम भी ठेलों से लेते हैं। आप इस्लाम तो आप रहती हैं, हम तो इस्लाम रहते नहीं। एक सेकंड सिर्फ मैं सिर्फ इतना बता दूं, पर कैपिटा इनकम अगर आप एवरेज निकालेंगे ना, क्योंकि हमारी 22 करोड़ आबादी और बहुत डिस्पैरिटी है, जो अमीर है वो बहुत अमीर है, दरमियान का तबका जो है वो बिल्कुल बेचारे अलग से, और नीचे वाला तबका उनकी अगर आप एग्रीगेट पर कैपिटा निकालें तो उस हिसाब से फिर वो
जो है वो मुख्तलिफ आबादी के जो सेगमेंट्स हैं उसके हिसाब से देखें तो उनकी अफोर्डेबिलिटी फ़र्क है, लेकिन ओवरऑल प्राइसेस जो है वो बाकी रीजन या बाकी दुनिया की कोई 10 स्टडीज आई हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी सबसे सस्ता मुल्क है, लेकिन आपको पर कैपिटा इनकम बिल्कुल बढ़ाने की जरूरत है। अच्छा आबादी जी अच्छा, एक ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। बहरहाल सब्जियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, फ्रूट्स की कीमतें, लेकिन आपका मौक़िफ़ आ गया। ठीक है, मैं अगला सवाल IMF के हवाले से करना चाहता हूँ। इस वक्त आप यूर इन कॉन्वर्सेशन विद IMF, और वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि IMF की शराइत मौजूद हैं, कड़ी शराइत है। कल रज़ा रब्बानी साहब ने सेनेट में कहा कि हुकूमत IMF के सामने अपना केस ख़राब कर रही है। दूसरी जानिब हमें ये बात मालूम है, अगर अभी तक ऑफिशियल कोई डॉक्यूमेंट ना भी आए तो हमें पता है कि IMF हमसे मुतालबा करता है कि आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट करें अपनी इकोनॉमी को, अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें हमें मालूम है, बिजली महंगी करें, अपने रेवेन्यूज़ बढ़ाएं, इन शॉर्ट वर्ड्स। दूसरी जानिब हम कह रहे हैं कि हम टारगेटेड सब्सिडी भी देंगे, यानी कि जो पैसे कुछ हमें ऑलरेडी पेट्रोलियम मसनूआत वगैरह से आते हैं उसको भी हुकूमत कम करेगी, उस पर कट लगाएगी अपना और आवाम को देगी। तो ये बैलेंस आप कैसे करेंगे? आपके पास कोई कुशन तो नहीं है फिर वक्त हमें नजर आ रहा, क्योंकि एक जानिब आप कह रहे हैं कि हम बहुत तंग है IMF वाली सूरत हाल से, हमने कर्जे भी वापस करने हैं, फवाद साहब ने कहा 12 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं, तो ये कैसे करेंगे? इसका क्या मैकेनिज्म है आपके पास? देखिए, 3 पहलू हैं। एक तो ये कि IMF से जो भी निगोशिएशंस हो रही हैं वो अभी क्योंकि गवर्नमेंट निगोशिएट कर रही है तो मैं उस पर पहले कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती। वो अब आ जाएंगी तो वो रात के 12 बजे तक मेरे ख्याल में उसका पता लग जाएगा, वो आपके सामने आ जाएंगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, IMF कभी भी आपको मतलब वो कोई आपके साथ वो सलूक नहीं कर रहा होता जो हम यहाँ पोर्ट्रे करते हैं। उनको सिर्फ ये इंटरेस्ट होता है क्योंकि उन्होंने लोन दिया हुआ है कि आप अपना फिस्कल डिसिप्लिन बढ़ाएं। इकोनॉमी डॉक्यूमेंट करना तो चाहिए, पूरी दुनिया में इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है। हमारे यहाँ बहुत सारे लूप होल्स हैं, इनफॉर्मल इकोनॉमी भी बहुत है और साथ साथ बेनामी बहुत चल रहा होता है जो पूरी दुनिया में कहीं आपको लफ्ज सुनाई नहीं देगा। तो एक तो ये बात है। दूसरा, आपने कहा कि बिजली, देखिए बिजली में हमारी कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा एनर्जी की कीमत कम है, 25% अगर एनर्जी है तो 75% हम कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं क्योंकि हमने महंगी बिजली बुक की है। और आखिरी बात, मेरे पास टाइम बिल्कुल तकरीबन खत्म हो गया, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक कमेंट, अच्छी खबर सुना दूं। एक कमेंट साथ कर दीजिए, PDM का जो एहतजाज है इसकी भी एक कमेंट कर दीजिए प्लीज प्लीज। जी जी, मैं क्विकली कर लूं। अच्छी खबर जो तीसरा सेगमेंट था वो ये है कि प्रोडक्शन इंशाल्लाह अगले आने वाले सालों में समेत इस साल के बढ़ने जा रही है क्योंकि किसान को पैसा मिला है, रूरल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट गई है, उसके रिजल्ट्स आपको आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास कुशन अवेलेबल होगा। और ये महंगाई जिसके ऊपर PDM बहुत ज्यादा बैंक करके आने की कोशिश करिए, बिस्मिल्लाह जी आया नू, ये आ जाए 1 महीने बाद ये मुंह की खा के वापस जाएंगे। लेकिन इनको क्लियरली बता दूं कि जिस वजह से ये सारा धमाल या वबाल करने जा रहे हैं NRO, वो नहीं होने वाला। और एक जो अदालती निजाम पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ऑन अ लाइटर नोट, पेट्रोल इतना महंगा है कि अगर वो गाड़ियां लेके आएंगे तो ज्यादा अरसा एहतजाज नहीं कर पाएंगे ना, 138 रुपए कहां से अफोर्ड करेंगे पर लीटर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस कंवल शोज़ेब, और आपने मौक़िफ़ हमारे सामने रखा। ये वो बात, इसमें हमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, आवाम को पता है कि इस वक्त महंगाई की क्या सूरत है। खैर, कंवल शोज़ेब इस वक्त अपना मौक़िफ़ हमारे साथ। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे बलूचिस्तान में सियासी बहरान की, तो फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। वजीर आला जाम कमाल की परेशानी में मजीद इजाफा हो गया है। नाराज अरकान ने वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ऐवान में पेश कर दी है। अपोजिशन की जानिब से अरकान जो 42 अरकान की हिमायत का दावा किया जा रहा है, अलबत्ता तहरीक की हिमायत में 33 अरकान ने वोट दिया है। पेश की गई तहरीक में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जाम कमाल खुद को अक्ले कुल समझते हैं और उन्होंने मशावरत के बगैर अमूर चलाए जिससे सूबे को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। उनकी खराब कारकर्दगी की वजह से उन्हें ओहदे से हटाया जाए। ऐवान में तहरीक अदम एतमाद पर बहस भी शुरू हो गई है और बहस के दौरान अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर जान ने 5 अरकान के लापता होने का दावा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि लापता अरकान को गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल जी, और इस दौरान एक लापता रुकन लाला अब्दुल रशीद असम्बली पहुंच गए। असम्बली रूल्स के तहत स्पीकर सूबाई असम्बली कम अज़ कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में जो इजलास होता है उसको बुलाकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने के पाबंद हैं। उधर हम अगर बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी की बात करें तो उन्होंने दावा किया है कि हुकूमती इत्तेहाद के अरकान में से 41 अरकान में से इनफैक्ट जो 32 अरकान हैं
वो जाम कमाल के साथ खड़े हैं। 14 अरकान नाराज़ है, इनमें से 5 को उनके मुताबिक लियाकत शाबानी कहते हैं कि मना लिया गया है और बाकी 9 को भी जल्द बना लेंगे, यानी कि खतरे की कोई बात नहीं है। चंद दिन पहले सियासी बहरान पर बलूचिस्तान क़यादत को इस्लामाबाद भी तलब किया गया था। मामला तय कराने की कोशिश की गई थी। जाम कमाल ने वज़ीर आज़म से भी आपको याद होगा मुलाकात की थी, ताहम इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मामला तय नहीं हो सके और बहुत सारे जो वफाकी वज़रा हैं, परवेज़ खटक साहब, इवन स्पीकर जो कौमी असम्बली हैं, अहम रहनुमाओं की मुलाकातें हुई थी और उनको अहम पेशकश भी की गई थी कि इस मामले को सेटल डाउन करें, लेकिन उन्होंने कहा था कि जाम कमाल साहब को हटाने के अलावा किसी बात पर समझौता नहीं होगा। इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद इसी हवाले से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकरम मौजूद हैं। लेटेस्ट अपडेट लेते हैं। मोहम्मद अकरम, बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह सुबह में ज्वाइन किया। बलूचिस्तान में जो भी सिचुएशन डेवलप हुई है इसके हवाले से क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल अर्मिला, गुज़िश्ता रोज़ जो है वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद बिला आखिर ऐवान में पेश कर दी गई। तहरीक के अदम एतमाद पेश करते वक्त जो नाराज़ अरकान थे, जो कि वज़ीर आला बलूचिस्तान की अपनी हुकूमती जमात के नाराज़ अरकान हैं, उनमें से जो 14 अरकान ने गुज़िश्ता कुछ रोज़ कबल ही बाकायदा तौर पर इन्होंने जो तहरीक के अदम एतमाद पर दस्तखत भी किए। अपोजिशन के अरकान भी बाकायदा इसमें शामिल थे। तो कल जब ये टेबल की गई ऐवान में, ये जो है बाकायदा तौर पर टेबल की गई, उस वक्त जो है इनका दावा यही था कि हमें 40 से 42 लोगों की हमायत हासिल है। तब जो है तहरीक अदम एतमाद जब टेबल की गई तो उस वक्त जो अरकान थे, स्पीकर ने रूलिंग दी, बाकायदा तौर पर इसकी जब इजाज़त दी गई तो 33 अरकान बाकायदा तौर पर ऐवान में इस दौरान अपनी नशिस्तों से खड़े होकर इस तहरीक की उन्होंने हमायत की। ताहम दूसरी जानिब जो है सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो कि हुकूमती जमात है, वज़ीर आला बलूचिस्तान की जमात है, वो खड़े हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे जो है हमायती 5 अरकान इस वक्त लापता हैं, जिस पर जो है स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कदूस बजींजो ने एक दिलचस्प सूरत हाल के दौरान जो है रूलिंग देते हुए उन्होंने कहा कि IG पुलिस जो है ये जो 5 अरकान, जिनमें 3 खवातीन और 2 मर्द अरकान हैं, वो लापता हैं, मिसिंग हैं, उनके बारे में मालूमात हासिल करके उन्हें दें। तकरीबन 1 घंटे के बाद लाला रशीद जो है वो ऐवान में पहुंच गए। इस दौरान जो 4 अरकान थे वो जो है गायब थे। मलिक सिकंदर जो कि इस वक्त जो है बलूचिस्तान असम्बली में अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर जब उन्हें फ्लोर मिला तो उन्होंने बाकायदा तौर पर यही कहा कि हमारे जो अरकान हैं जब तक उन्हें बाजियाब नहीं कराया जाता, क्योंकि हमें अदबी अक्सरियत हासिल थी सिकंदर का। जी अच्छा, ये बताइए कि ये जो 30 अरकान तो वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, 5 अरकान की गुमशुदगी का दावा किया गया, एक वहाँ पे 2 आ भी गए, तो ये मिल मिला के जो अरकान की तादाद है, अगर वोटिंग होती है तो 4-5 वोटों का इधर उधर होना तो मसला नहीं है। इसका मतलब है कि जो अपोजिशन इस वक्त बात कर रही है उसके मुताबिक उनकी पोजीशन कंपैरेटिवली तगड़ी नजर आती है, ऐसा है? आपको क्या लग रहा है? जी हाँ जी बिल्कुल, ऑब्वियसली ऐसा ही है। अपोजिशन की जो है पोजीशन मुकम्मल तौर पर तगड़ी नज़र आ रही है। वज़ीर आला बलूचिस्तान को कल खुद मैंने देखा ऐवान में बाकायदा तौर पर वो काफ़ी मुरझाए हुए दिखाई दे रहे थे। उस वक्त जब अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर और सना बलोच ने बाकायदा तौर पर अपनी तकारीर की और वो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, जिन्हें हम वज़ीर आला हाउस में बाकायदा तौर पर मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला बलूचिस्तान के साथ देखते थे, इस तहरीक अदम एतमाद को जब टेबल किया जा रहा था तो वो भी जो है बाकायदा तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान से दूर दूर थे, साइड थे। ताहम जो तज्जियाकार हैं उनका यही कहना है कि 1 से 2 रोज में हो सकता है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अपना इस्तीफा पेश कर दे। मैं आपको एक और बात बता दूं कि बाकायदा तौर पर जब यह तहरीक अदम एतमाद पेश की जानी थी, इससे कबल अब स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कदूस बजींजो की जानिब से इशाया भी दिया गया और नाराज अरकान को जो इस वक्त लीड कर रहे हैं ज़हूर बुलेदी, उनकी जानिब से भी दोहराने का एहतमाम किया गया और वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से भी बाकायदा। अकरम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस सूरत हाल से आगाह करते रहिएगा, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मोहम्मद अकरम कोयटा से हमें आगाह करे थे, जिसके मुताबिक जाम कमाल साहब की पोजीशन खतरे में है। कुछ उस हवाले से कि 1-2 दिन में उनका रिजाइन शायद आ भी जाए, ये भी कहना है उनका। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम। बात करते हैं नौमौलूद बच्चों के हवाले से भी, जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट वेज टू वेलकम, और तो हमने कहा कि इसमें तजर्बा, हाँ इन्होंने कहा करके दिखाएं तो हमने कर दिया। खैर, नौमौलूद बच्चों की हमने बात करनी है और कुछ टैलेंटेड लोगों से आपको मिलवाना है। बच्चों की निगहदाश्त के लिए आपको पता है कि इंक्यूबेटर्स जो होते हैं वो नौमौलूद बच्चों को एक ऐसा माहौल फराहम करते हैं जिसमें मिसाली दर्जा हरारत होता है, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, नमी और जो रोशनी होती है उसकी कामिल मिकदार फराहम की जाती है ताकि जो बच्चे की ग्रोथ है वो पॉसिबल हो सके और
एक नॉर्मल बच्चे की तरह जो बच्चा है वो ज़िंदगी का आगाज़ कर सके। और इसी हवाले से आपको बताया कि इंक्यूबेटर की जो कीमत है वो लाखों में होती है, जिसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स ही खरीद सकते हैं। और दूर दराज इलाकों की हम अगर बात करें या छोटे हॉस्पिटल्स की, तो यहाँ पे ये इंक्यूबेटर्स ना होने की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि जान की बाजी हार जाते हैं। लेकिन इसका हल कराची की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के तलबा ने निकाल लिया है, जिन्होंने कम कीमत में इंक्यूबेटर बनाकर सबको हैरत में डाल दिया। इस वक्त हमारे साथ ये दोनों स्टूडेंट्स मौजूद हैं, सईदा इजाज हमारे साथ मौजूद हैं और मिर्जा सुमेर अहमद हैं। आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपने इंक्यूबेटर बनाया है, आप इसका थोड़ा सा बताइएगा, क्या ये आपके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा था और आपने इसको किस तरह से जो कह लें इसको वर्किंग के लिए लाया, या इसका मैकेनिज्म बेसिकली क्या है? बेसिकली हम लोगों का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था, तो हम लोगों ने डिसाइड किया क्योंकि पाकिस्तान में न्यूनेटल सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा कोई सलूशन बनाएं जिससे लोगों की जान भी बचाई जा सके और एक काफ़ी अच्छा लो कॉस्ट सलूशन भी साबित हो सके। तो हम लोगों ने डिसाइड किया, आजकल पाकिस्तान में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार हैं क्योंकि वो मर जाते हैं। और ज़्यादातर उन इलाकों में जैसे गांव देहात को अगर देखा जाए तो वहाँ पे कुछ इस तरह के हॉस्पिटल्स हैं जहाँ इतने ज़्यादा इंक्यूबेटर्स इंस्टॉल नहीं होते क्योंकि वो हॉस्पिटल्स उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इनको अफोर्ड करना एक छोटे से इदारे के लिए बहुत मुश्किल बात है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम एक बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ बनाएं जिससे लोगों की जान भी बचाई जा सके और एक बहुत अच्छी चीज़ भी साबित हो सके। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम एक पोर्टेबल इंक्यूबेटर बताते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है पोर्टेबल इंक्यूबेटर फॉर रिमोट एरियाज। बेसिकली ये पोर्टेबल इंक्यूबेटर है, इसका मतलब इसको हम कहीं पे भी आराम से मुंतकिल किया जा सकता है। आप इसको रिक्शे में लेके जा सकते हैं, टैक्सी में लेके जा सकते हैं, इवन के बसेस में भी इसका सफ़र आसानी से हो सकता है। तो हम इसको कहीं पे भी रख के लेके जा सकते हैं। अगर आप बाइक पे हैं, अगर आप बाइक यूज़ करते हैं तो उसको बाइक पे भी लेके जा सकते हैं। और इसके अंदर काफ़ी बिल्कुल वही फीचर्स हैं जो लाखों का इंक्यूबेटर आजकल के एरा में पाकिस्तान में इंस्टॉल होता है हॉस्पिटल से। हमने लाखों के इंक्यूबेटर को हज़ारों में मुंतकिल तो करके फातिमा, दिखाया है। तो हम लोग को मुझे वैसे इतना आई हैव नेवर बीन टू दिस इंक्यूबेटर, मैंने इन पर्सन मैंने देखा नहीं है, लेकिन आई बिलीव इसमें ऑक्सीजन का भी इंतजाम होता हाँ, है, एग्जैक्टली, जो बच्चे टेम्परेचर का भी और इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होती है। तो ये सारा कुछ फिर कैसे होगा? बैटरी बेस्ड होगा? ये कैसे होगा? जी बिल्कुल, ये बैटरी बेस्ड है। इसके अंदर हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट की हुई है, ठीक है, वहाँ से हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके अंदर जितना भी जो डेटा है वो हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मॉनिटर कर रहे हैं। तो जितना भी डेटा और पैरामीटर्स इसके अंदर हम मॉनिटर कर रहे हैं उसको आप कहीं पे भी, कहीं बैठे, घर बैठे आराम से बच्चे की चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन लेवल, पल्स, कहीं पे भी। अच्छा सुमेर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी फातिमा ने कहा कि पोर्टेबल है और इट्स इजी टू कैरी, लेकिन स्टिल चूंकि एक बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि ये जो छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होना है, सो इज इट सेफ? इसमें जो आप लोगों ने मैकेनिज्म रखा है कि जितनी उनको मॉइस्चर चाहिए, जितना ऑक्सीजन लेवल है, वो सारी चीजें बैलेंस होनी होंगी उसमें, क्या ये सेफ है? बिल्कुल जी, बेसिकली जो है ये प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर हमने पैरामीटर्स रखे हैं, जिस तरह के फातिमा ने आपको बताया कि टेम्परेचर है, हार्ट रेट है, ऑक्सीजन लेवल है, बाकी इसके अंदर जो है हम इसके इन्वायरमेंट को हम मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये हमारा फर्स्ट फेज है, ठीक है। इसके बाद हमें जाना है एक सेकंड फेज के ऊपर, जिसके ऊपर हमारी मुकम्मल टेस्टिंग होगी, जिस पर हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि हम आगे हॉस्पिटल्स को और एक जो कंपनीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको हम पेश कर सकें कि भाई हमारे पास ये चीज़ें मौजूद हैं, हम ये पैरामीटर्स जो हैं हम अपने इंक्यूबेटर के अंदर दे रहे हैं। जो कि इसके अंदर हमने दो ऑप्शन रखे हुए हैं, आप इसको मैनुअली ऑपरेट कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। मैनुअल मोड, ऑटो मोड है। ऑटो मोड पे ये होगा कि आप एप्लीकेशन पे भी डाटा को आप देख सकते हैं और ये डाटा जो है आपका क्लाउड पे भी सेव हो रहा है। अच्छा, ठीक है, अच्छा, IoT के जरिए क्लाउड पे भी सेव हो रहा है। इनकेस अगर आपकी एप्लीकेशन जो है अगर क्रैश करी है तो आपका डाटा जो है क्लाउड के ऊपर आपको सेफ मिलेगा, ठीक है। और मैनुअली अगर इनकेस अगर आपके पास कनेक्टिविटी का इशू है तो आप इसको मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने इसके अंदर बटन दिए हैं जिसके आप जरिए इसके अंदर कूलिंग, हीटिंग का ऑप्शन है, नेब्यूलाइजर दिया हुआ है जैसे कि आपके ऑक्सीजन की नेबुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, बहुत अच्छा है अगर जैसे आप बता रहे हैं। और ओब्वियसली आपने कहा कि हमारा फर्स्ट फेज है, यानी कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होगी, लेकिन आपकी अटेम्प्ट बहुत, एफर्ट बहुत अच्छी है और बड़ी अच्छे किस्म के मौजू को आपने फोकस किया है। पर यूनिट कॉस्ट अगर आप हमें बता पाएं, इफ यू कैन मेंशन, या हमें ये कितना कॉस्ट करेगा और क्या आप इसको ऑफिशियली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, चाहे वो सिंध है या विफाक है, उसमें आप इसको अप्लाई करेंगे कि इसको सर्टिफाई किया जाए ताकि ये बाकायदा तौर पे आप इसको हॉस्पिटल्स को दे सकें? ऐसा है कुछ इरादा?
जी बिल्कुल, इसकी जो कॉस्ट है बेसिकली वो 25 से 30,000 के इन बिटवीन है। बस। ठीक है, और बिल्कुल हम पिच कर रहे हैं, एक्सपर्टीज़ को भी हम लोग पिच करने का सोच रहे हैं क्योंकि अभी ये फर्स्ट फेज में है। Okay. ये प्रोटोटाइप है। अब हम इसको सेकेंड फेज में थोड़ा सा और थोड़ी फ्यूचर रिकमेंडेशंस ऐड करके थोड़ा सा और इसको एक्सपोजर देंगे तो हम इसको ज़रूर पिच करेंगे एक्सपर्टीज़ से। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसकी ये जो भी इन्होंने कॉस्ट बताई है, इसकी हार्डवेयर की प्राइस है, इसके अंदर एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। टोटल सिर्फ हार्डवेयर की प्राइस है। ठीक है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से ऑब्वियसली आप लोगों ने अभी कहा कि प्रोटोटाइप है और इसमें आप मजीद मॉडिफिकेशन करेंगे ताकि आप फर्दर इसको लेके जा सकें, लेकिन अभी तक जो आपने टेस्ट किया इसको, जिसमें जो भी आप लोगों का एक प्रोजेक्ट रहा, उसमें कितनी एफिशिएंसी या एफिकेसी इस प्रोजेक्ट की रही, और जिस तरह से आपने ऑब्वियसली अपने प्रोजेक्ट के लिए बनवाया था, फाइनल प्रोजेक्ट था, उसमें आपने इसको किस तरह से ऑपरेट किया और क्या ये सक्सेसफुल रहा? टोटली 100% जो इसके रिजल्ट्स थे वो मिले आपको? जी बिल्कुल, रिजल्ट्स हम लोगों ने इसके टेस्ट किए थे क्योंकि ऑब्वियसली हार्डवेयर है तो हमने इसमें जितने भी सेंसर इंस्टॉल हुए हुए थे, DHT11 जो कि टेम्परेचर सेंसर है और ह्यूमिडिटी सेंसर है, और इसके अलावा पल्स ऑक्सीमीटर, मैक्स 100, ठीक है। हमने दोनों ही सेंसर्स को टेस्ट किए थे तो वो हम लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग्स दे रहे थे। ठीक है। अच्छा, आप लोग लेकर भी आए स्टूडियोज में इस इंक्यूबेटर को, हम चाहे अगर आप थोड़ा सा हमें दिखा दें और बता भी दें तो दैट विल बी वेरी गुड, अगर आपके लिए पॉसिबल है, क्योंकि आप साथ कैरी तो करके लाए हैं। जी बिल्कुल, मैं दिखा देती हूँ आपको। दिखाइए। ठीक है, ये रखिए जी सामने, जरा हम भी देखें। मैं सो दिस इज द इंक्यूबेटर। फातिमा, थोड़ा सा इसको आप सुमेर की तरफ और सुमेर की तरफ कीजिएगा, और ओह यस, नाउ वी कैन सी। थोड़ा सा बता दीजिए जरा जल्दी से, हमें समझा दीजिए, बस 1 ठीक मिनट है है। हमारे पास। जी बिल्कुल। देखें, ये जो है इसका कंट्रोल पैनल है, जैसे कि आपको इधर से दिख रहा होगा इस तरफ से, ठीक है। जिसके अंदर आपके पास सारी रीडिंग शो होंगी मैनुअली। ठीक है, आप बटन्स के थ्रू से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा इसके अंदर जो आप ऑटो मोड का भी ऑप्शन है, जिसके आप ऑटो मोड पे भी जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका जो है जिसके अंदर आप रखेंगे जी, और ये पूरा फ्रेम जो है ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है तो इतना मुश्किल नहीं है इसको कैरी करना। ये एक्रेलिक पे बना हुआ है पूरा, ठीक है। इसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर। तो इसकी सारी चीजें हम लोगों ने ये एक जी प्लीज जी बोलिए। हम लोगों ने यहाँ पर पासवर्ड भी लगाया हुआ है कि आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। Okay. आपने यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड लॉगिन करना है और यहाँ पे ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है फातिमा और सुमेर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया एंड विश यू गुड लक। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है आपका, अल्लाह करे मजीद इसमें आप लेके आएँ और इस काबिल हो कि दूर दराज के इलाकों को सस्ते में ऐसे इंक्यूबेटर्स मिलें। सो हैट्स ऑफ टू यू, वेल डन। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब वक्त हुआ चाहता है और कप ऑफ कॉफ़ी का, जिसमें हम कुछ कॉफ़ी के हवाले से बात करेंगे और इस्लामाबाद में जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि कॉफ़ी का इस्तेमाल एंड विद दैट कॉफ़ी आपके मूड को कैसे बेहतर रखती है। इनफैक्ट कॉफ़ी ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, लेट्स वॉच। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। आज मैं इस टाइम जहाँ पे खड़ी हुई हूँ खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं खुद भी कॉफ़ी लवर हूँ और इंग्लैंड से सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ऐसा क्या मतलब आइडिया आ गया कि वो कॉफ़ी के कल्चर को प्रमोट करने लग गए और ये प्रमोट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब कुछ मैं पूछूंगी। जुनैद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक ठाक अल्लाह करम, बिल्कुल। ये बताएं कि पहला क्वेश्चन एक टिपिकल है कि ये इतना बड़ा जंप आपने कैसे, ये कॉन्सेप्ट इतना बड़ा जंप इस तरह जी कि मैं बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का शौकीन हूँ, पहले भी था। इंग्लैंड में रहने के बाद जब वहाँ में था उस टाइम पे वहाँ पे भी स्पेशलिटी कॉफ़ी आ रही थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हुआ उस तरीके से अच्छी कॉफ़ी से। पाकिस्तान वापस आया, सैडली उतनी अच्छी कॉफ़ी नहीं मिली, बस ओके था। जब मैं खुद जॉब करता था आई वांटेड टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफ़ी ऑफिस जाने से पहले एंड आई कुडंट फाइंड वन। तो एक पॉइंट पे मैंने कहा कि व्हाई नॉट, मैं खुद ही ट्राई करूँ और करके देख लूँ। सो आई गॉट माई सेल्फ अ कॉफ़ी मशीन। सीखता रहा। इट टुक मी 6 years। तो मुझे तो बहुत पहले आ गई थी बट आई नेवर थॉट कि मुझे लेके जानी चाहिए। बट देन पीपल स्टार्टेड आस्किंग मी कि यार तुम पीते तो हो, दोस्त पीते हैं आके, तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग, ओपन अ कॉफ़ी शॉप। एंड आई वाज लाइक आई डोंट वांट टू, आई हैव टू मच ऑन माई प्लेट ऑलरेडी। बट जब द लैक ऑफ गुड कॉफ़ी इन ऑल ऑफ इस्लामाबाद लाइक फोर्स मी, फिर मैंने कहा चलो एक ट्राई करके देख लेते हैं, विल सी वेयर इट गोस। तो हेंस वी आर हियर नाउ। बिल्कुल ऐसे ही। और फैमिली एक बैकग्राउंड होना और उसके बाद एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल है। आपकी वाइफ आपके साथ, अगर मैं आपसे पूछूं यार आपके हस्बैंड ने कहा कि चलो जी यार हम कॉफ़ी का एक स्टॉल लगाने लगे हैं, तो आपने क्या कहा? एक्चुअली ये आइडिया भी मेरा ही था कि मैंने कहा इट्स ओके, हम एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसको एक्सपैंड करेंगे। तो इनके जितने भी फ्रेंड्स आते थे तो हर वक्त इनकी कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। तो आई वाज लाइक अच्छा अगर आपकी कॉफ़ी इतनी अच्छी है, मैं नहीं पीती थी
अब मैं पीना शुरू हो गई हूँ। अगर आपकी कॉफ़ी इतनी अच्छी है तो चले, लेट्स गिव इट अ ट्राई, कि क्या पता बाकी लोगों को भी समझ आ जाए और अच्छी लगने लग जाए, क्योंकि मैं बहुत पिकी हूँ चीज़ें खाने पीने में, और मैंने ट्राई करना शुरू कर दी तो मैंने कहा लेट्स सी, शायद बाकी लोगों को भी अच्छी लगे। तो अच्छा, इनकी सपोर्ट ने मुझे हेल्प किया, पेरेंट्स की सपोर्ट ने, बिल्कुल ऐसे ही है। फॉर्चुनेट फ्रेंड्स उन्होंने सबने हेल्प किया। और इवन दो चाय का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में यहाँ पे ज़्यादा है, तो ये हाँ जी, कल्चर पाकिस्तान इज़ अ टी ड्रिंकिंग कंट्री। कॉफ़ी बहुत थोड़ी है, कॉफ़ी की एसोसिएशन भी ज़रा डिफरेंट है। कॉफ़ी पाकिस्तान में एसोसिएट की जाती है विद सिटिंग डाउन, हैविंग अ कप और अ लॉन्ग डिस्कशन। बट मेरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मेरा ये था कि टेक अवे हो, जैसे हमारे पास ज़्यादातर टेक अवे ही है, वी हैव वेरी मिनिमल सीटिंग जो कि ज़्यादातर बंद ही रहती है। हमारा कॉन्सेप्ट है आप जल्दी आएँ, अच्छी कॉफ़ी लें और जाएँ। मुझे ज़्यादातर यही कहा जाता है कि बहुत यूरोपियन कॉन्सेप्ट है जो मैं पाकिस्तान में लेके आ रहा हूँ, बट मेरी कोशिश है कि इसको प्रमोट करूँ ताकि एक्सेसिबिलिटी हो कॉफ़ी की हर बंदे की। और मोस्ट प्रॉब्ली वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल कॉफ़ी, दिस इज़ नॉट कमर्शियल कॉफ़ी, दिस इज़ स्पेशलिटी कॉफ़ी। हमारा पूरा प्रोसेस स्पेशलिटी कॉफ़ी का है, विच इज़ अ वेरी it's the third wave of coffee. It's the new thing. अब तो खैर काफ़ी टाइम हो गया इसमें रिसर्च में, but it's relatively new for Pakistan. जहाँ पे we use specialty coffee which is different from all other coffees. यहाँ I mean practicing chains, like आपको multiple chains exist करती हैं, उनसे different होती है. This is a very independent sort of a very क्वालिटी फोकस्ड अप्रोच टू कॉफ़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर मैं लोगों की बात करूं और कॉफ़ी मिस्ट्री की बात करूं, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आइडिया आया? मुझे लगता है आपकी वाइफ का आइडिया था, कहीं ना कहीं उनकी स्माइल से लग रहा है। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, इसमें कॉफ़ी में जनरली लोगों को समझ नहीं आती, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ केमिस्ट्री इन्वॉल्व्ड। बनाने के लिए तो बहुत सिंपल है, बट देयर इज़ एन इमेंस अमाउंट ऑफ केमिस्ट्री इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर पुटिंग इन। वी हैव टू इन स्पेशलिटी स्पेशली हम वे करके डालते हैं टू फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, हमारी हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है। तो एज अ रिज़ल्ट वो एक केमिस्ट्री पे प्ले था। जो हमारा ये सिंबल है, ये कैफ़ीन का केमिकल सिंबल है, और जो कॉफ़ी मिस्ट्री है उस पर इट्स द केमिस्ट्री एंड कॉफ़ी की कॉम्बिनेशन। अगर मैं आपसे पूछूं जुनैद कि यूजुअली कॉफ़ी का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे है ना, वो एक प्रॉपर किसी कैफ़े में जाके आप ऑर्डर करते हो और एक वो प्रॉपर एक प्राइस मनी और उसमें से एक पूरा शशका होता है, तो आपने बड़ा इजी गोइंग सा कर दी, ये क्या कॉन्सेप्ट है? जी, इसमें कॉन्सेप्ट ये इजी गोइंग ही वाज द कॉन्सेप्ट। हम एक किसी भी कॉफ़ी शॉप से बेहतर के लाइक आई सेड, जो ज़्यादातर चेन्स हैं वो कमर्शियल कॉफ़ी होती है, दिस इज स्पेशलिटी कॉफ़ी। इसमें हम लोकल सोर्स बीन्स हैं जो कि पाकिस्तान में रोस्ट होते हैं, दिस इज रिसेंटली स्टार्टेड। पाकिस्तान में रोस्टेड बीन्स हम यूज़ करते हैं। हर एक चीज़ फ्रॉम द ग्राइंडर टू द मशीन, हर एक चीज़ जो है वो एक स्पेशल सेटअप से आती है। मैं आपको कैपुचिनो अभी बताता हूँ। अच्छा, कि जितने भी हमारे अपकमिंग जितने भी यंगस्टर्स हैं, अगर कोई उनको आप मैसेज देना चाहें? उनको मैसेज देखें, मतलब कोई काम भी छोटा नहीं होता। ऑब्वियसली आई हैव माई ओन कंपनी। हम दोनों दिन में काम करते हैं। वी हैव कंस्ट्रक्शन कंपनी। हम अपना बिजनेस रन करते हैं और शाम में हम इधर खड़े होते हैं। हम अपने बरिस्टास के साथ हेल्प करते हैं और हम पूरा टाइम इधर ही गुजारते हैं, कस्टमर इंगेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो दिस इज़ पॉसिबल, और इसमें किसी को ये फील नहीं करना चाहिए कि ये छोटा काम है। कोई भी आई मीन अगर जो आपका पैशन है आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरा पैशन एटलीस्ट कॉफ़ी था और हम दोनों ने मुझे सपोर्ट किया और हम दोनों उसको लेके आगे चल रहे हैं। तो फॉलो योर पैशन। और मतलब आई हैड 9 to 5, मैंने बहुत 3-4 साल जॉब की, 5 साल, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ के मे बी बिजनेस हैज़ अ बेटर सूट फॉर मी, एंड इंशाल्लाह अल्लाह इज़ हेल्प मी, और हम चल रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरह चलते रहेंगे। और यू शुड बेसिकली गेट इनटू इंटर्नशिप, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट जो है ना, वो ये पाकिस्तान को आगे लेके जाएगा। देयर इज टू मेनी पीपल विद जॉब्स एंड नाउ वी नीड टू फोकस ऑन आवर ओन बिजनेसेस एंड स्टार्ट अहेड इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो शो के दूसरे घंटे में। स्लिप ऑफ टंग। आई एंजॉयड इट। वक्त हुआ चाहता है सफर शर्त का, और एक बार फिर थर की सैर करेंगे, और सहरा नमद के खतूत हैं और थर की खुशबू, थर के बासी। आज आपको दिखाते हैं सफर शर्त। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त, और सहरा नवर्द जो है वो मिट्टी शहर में है, और यहाँ से आपको एक ख़त डालना चाहता है जिसमें ये बताना चाहता है कि मैं खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब और चाहता भी हूँ। तो नाज़रीन, बात यह है कि इस वक्त मैं मिट्टी में हूँ, और किसी भी शहर में या किसी भी इलाके में सबसे पहले आपको किस जगह पर जाना चाहिए?
मेरा ख्याल है कि एक ऐसी जगह पर जाना चाहिए, एक ऐसी शख्सियत के पास जाना चाहिए, वहाँ हाज़िरी देनी चाहिए जिससे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हों, उस इलाके के लोग उस शख्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हों। मैं इस वक्त सादिक फ़कीर के मुजस्मे के सामने खड़ा हूँ। सादिक फ़कीर जो यहाँ के एक मशहूर गुलकार थे और 1967 20 मार्च 1967 में उनकी पैदाइश डिप्लो में हुई और उन्होंने बेशतर ज़िंदगी जो है वो अपनी एजुकेशन जो है वो यहाँ की मिट्टी में और फिज़िकल एजुकेशन और सिंधी लिटरेचर में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री ली और वो एक ऐसे गुलकार हैं जो दिलों में बसते हैं, जो यहाँ के जितने भी लोग हैं उनके दिलों में बसते हैं। और जब उनकी वफ़ात हुई थी नाज़रीन 2015 में, तो यहाँ पे हिंदू भी रो रहे थे, यहाँ मुसलमान भी रो रहे थे। वो सब का जो दुख था वो मुश्तरका था। 2015 में वफ़ात हुई है और मैं इस मुजस्मे को देख के इसलिए खुश हूँ कि उनके मरने के बहुत ही कलील मुद्दत के बाद उनके नाम का एक चौक और उनके नाम से एक मुजस्मा जो है यहाँ लगा दिया गया है। कई दफ़ा इज्तमाही शऊर जो है वो अपने किसी बहुत बड़े हीरो की खिदमात का एतराफ़ करने में बहुत देर कर देता है, लेकिन मिट्टी शहर और थर के बासियों ने सादिक फ़कीर को याद रखा और अपने दिलों में याद रखा और बहुत ही जल्द उनके नाम का एक मुजस्मा और बहुत ही खूबसूरत मुजस्मा यहाँ पे तामीर किया और इस चौक का नाम भी सादिक फ़कीर और ये इस शहर का, मिट्टी शहर का कल्ब है। आइए चलते हैं मिट्टी शहर की जानिब। मेरे साथ इस वक्त साजिद साहब हैं जो कि हमारे एक्सप्रेस के इदारे से 2008 से वाबस्ता हैं। साहिद साहब, आपका ताल्लुक़ मिट्टी से है और सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो सादिक फ़कीर हैं, साहिद साहब, ये इनकी बरसी वगैरह होती है, यहाँ बरसी वगैरह मनाई जाती है? जी हाँ, ये जो सादिक फ़कीर चौक जो बना हुआ है सादिक फ़कीर के नाम पर, तो यहाँ पर जो हर साल बरसी होती है जिसमें पूरे सिंध से अदीब, शायर, फनकार, शहरी सब जो है उसके बरसी में शिरकत करते हैं। उसकी याद में जो है मतलब बातें होती हैं। मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत की जाती है सादिक फ़कीर से यहाँ। बिल्कुल, सादिक फ़कीर का जो है रोड हादसे में इंतकाल हो गया था तो पूरी सिंध का यही मुतालबा था कि उसको थरपार कर वापस ले आया। सऊदी अरब में जो रोड हादसे में हुए थे। सादिक फ़कीर एक बेहतरीन गुलकार के साथ मेहमान नवाज भी था। अच्छा, बहुत पढ़े लिखे थे। मैंने देखा है कि वो सिंधी लिटरेचर में और उन्होंने एक और फिजिकल एजुकेशन, आई थिंक इनमें मास्टर्स की डिग्री उनके पास थी। जी हाँ, वो एक पढ़े लिखे थे, टीचर भी थे। अच्छा। आर्ट से उनका बड़ा लगा था और उसके बाद बहुत अच्छी शायरी उसने जो बड़े सिंध के नाम भी की, यानी नामवर जो शायर थे सिंध के, उनकी शायरी भी उसने गाई थी जो मतलब बहुत कम फनकार जो गाते हैं, उसने वो सिलेक्शन उसकी जो थी, मतलब वो मौसीकी जो है उसके शोबे को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लिटरेचर के शोबे को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि फोक विजडम डेफिनेटली, और फिर फोक जो एक कल्चर होता है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त। इसके अलावा वो मजहबी रवादारी के हवाले से क्या वो मंदिरों में भी गाते थे, भजन भी गाते थे हिंदुओं के साथ, क्योंकि थर में ज़्यादा जो हिंदू लोग हैं, तो मजहबी रवादारी के हवाले से भी उसका बड़ा अच्छा काम था। क्या बात है, क्या बात है। तो चलें मिट्टी शहर देखें। जी हाँ। बेसिकली ये शहर का कल्ब है, ये यानी शहर का मेन जगह यही है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक और चीज़ मैंने देखी है कि सफाई बड़ी। जी हाँ, मतलब पूरे सिंध में देखें तो मिट्टी जो हमारा शहर है सबसे अच्छा खूबसूरत शहर है, साफ सुथरा शहर है, सड़कें हर जगह बनी हुई है, गलियाँ जो गलियों के रोड है वो बने हुए हैं, इस तरह जो कटन नालों का सिस्टम है वो भी इस मिट्टी शहर का है। अच्छा, सफाई का निज़ाम बहुत अच्छा है। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पे हर जगह गाय जो है वो नज़र आती है, क्योंकि थरपारकर में जो हिंदू बिरादरी ज़्यादा है और जो गाय का उनके मजहब में एक एहतराम है, उसी हवाले से वो गाय को जो है, और कोई इसको गाय को कहता कुछ नहीं है, कहता कुछ नहीं है। और मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा, यानी अच्छा ये है तो लोगों की ना, मतलब किसी न किसी की है ना। जी हाँ, बिल्कुल लोगों की है, लेकिन यहाँ पे ये एक तो उनका मजहबी हवाले से एक एहतराम है, दूसरा इधर जो है थरपारकर पूरा मन इलाका है, पूरे मतलब सिंध में देखने ज़्यादा अमन का इलाका है, तो यहाँ पर इसका डकैती का या चोरी का इनकी डर नहीं रहता, इसलिए ये खुले जो है दिन रात घूमते रहते हैं, रात को जो रोडों में बैठे होते हैं। बिल्कुल ऐसा वो है, चोरी नहीं होती। बहुत कमाल मंजर है। डिप्लो में भी मैंने देखा है, लेकिन यहाँ पे तो ये यानी एक मिट्टी शहर की आप यूँ समझिए कि एक इनफरादियत है और एक अलग शनाख्त है। इस हवाले से जब आप यहाँ पे आते हैं तो बड़ी खूबसूरत गाय जो हैं वो आपको यहाँ नज़र आती हैं।
ये अब पहुंच गए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा शौक इस बात का था कि वो देखो कि जो चूड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं, जो अमूमन तौर पे हमें देखते हैं कि ख़वातीन ने पहनी होती हैं, और वो इतनी मुनफरिद है, यानी थार की वो एक पहचान है कि वो जो पूरी बाजू जो है वो उस पर चूड़ियाँ होती हैं, बड़ा कमाल है। साहिब साहब पहले ये बताएं कि ये पहले तो किसी ज़माने में हाथी दांत की होती थी ना चूड़ियाँ, जी अब वो ख़त्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। ख़त्म हो गया। अभी ये मार्केट से जो है शीशा लाते हैं और इस तरह जो है मिट्टी के ये क्या है, ये बेसिकली स्टफ क्या है, ये क्या चीज़? ये प्लास्टिक है, ठीक है। और ये कोई और फैक्ट्री है जहाँ पे ये जो प्लास्टिक वो अलहदा से बनाती है? नहीं, ये पाकिस्तान में है, ये एक ही फैक्ट्री। एक ही फैक्ट्री, कहाँ पे है वो? मीरपुर खास में। मीरपुर खास में है, अच्छा। वो ये बनाती है, वो बनाती है। और उसके बाद आप लेके आते हैं, और फिर ये सारे डिज़ाइन और ये जो खूबसूरत कलर्स हैं, ये तमाम आपकी कारीगरी है, है ना? तो ये अभी इसकी डिमांड क्या है मार्केट में, यानी कितने लोग लेके जाते हैं अभी? यानी कोई ऐसा तो नहीं है कि कम हो गई हो इसकी डिमांड? तो वो अभी जो है वो कम पहनते हैं। हाँ, कम पहनते हैं, जी हाँ। तो इसका मतलब है कि, लेकिन ये है कि कभी आपसे जो टूरिस्ट होते हैं, ये जो बाहर से लोग आते हैं घूमने फिरने, वो भी लेके जाते हैं? जी हाँ, शौक से लेके जाते हैं। शौक। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये इनकी क्या मतलब, इनकी कीमत की, वैसे ही नाज़रीन की ये जो आपको लोग देख रहे हैं, इनकी मालूमात के लिए कि इनकी कीमत कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक है? ये जो है हाफ सेट है, तकरीबन 500 अंदर मिल जाता है। अगर फुल सेट चाहिए तो वो 1000 अंदर मिल जाता है। अच्छा, फुल सेट से मुराद ये है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक? जी हाँ। और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों बाजू जो पूरे की पूरी चूड़ियाँ हो तो इसको फुल कहेंगे? जी हाँ। तो ये 1000 तक? जी हाँ, 600, 700, 800, 1000 तक का क्वालिटी। और हाफ सेट जो है उससे मुराद ये है कि जो यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक होगा? हाँ, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक होगा, और दोनों बाजुओं पे होगा। वो 400-500 तक का। वो 400 से 500 तक है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। साहिब साहब ये तो पहचान है, ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। पहले ये थर में मतलब क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों बिरादरियाँ अक्सरियत में हैं, दोनों हैं, तो इसमें जो है दोनों मज़हब के लोग मतलब ये पहनते थे। जी जी जी। अभी ये है कि जैसे हर फैशन में, डिज़ाइन में या लोगों की चॉइस में तब्दीली आई है, तो इस तरह अभी ये चूड़ों का जो थरी चूड़ा है, इसका जो है रिवाज है, सिस्टम जो है वो बहुत कम हो रहा है। लेकिन अभी भी कुछ बिरादरियाँ जो है वो इसको लाजमी समझती हैं, लाजमी लेती हैं, और शादी ब्याह के मौके पर जो दुल्हन होती है उसकी भी यही पहचान है कि भाई उसको चूड़े पहने। ज़बरदस्त। मेरा ख्याल है कि किसी भी जगह पे हैंडीक्राफ्ट को अगर नुकसान हो रहा हो, यानी उसकी ये ख़तरा हो कि वो ख़त्म ना हो जाए, तो इसमें टूरिस्ट का बहुत अहम किरदार होता है। मतलब अगर यहाँ पे सयाहत को फ़रोग हो और टूरिस्ट लेना शुरू कर दे, जो कि ये चीज़ अट्रैक्ट भी करती है, तो इससे भी इंडस्ट्री जो है वो बहाल भी हो सकती है। और ये जी ज़ाहिर है, जो भी थर के लोग मतलब देखते हैं, सोशल मीडिया पर थर को देखते हैं, तो उसमें यही थरी जो है ख़वातीन को देखते हैं तो ये चूड़े जो है उनको नज़र आते हैं। तो बहुत से सियाह जो है ये करते हैं। अभी जैसे एक तब्दीली थर में मतलब सिस्टम की या इसकी रिवाज की तब्दीली आई है, तो शहरों में फ़ैशन के तौर पर अभी जो है ये लोग पहन भी रहे हैं, ख़रीदते भी हैं। मैं तो ज़्यादा खरीदते हैं तो इनकी भी इस तरह मैं अपने घर वालों के लिए लेके जा रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि ये जो मुख्तलिफ साइज़ होते हैं, यानी बच्चों की भी होती हैं, छोटे बच्चों की भी होती हैं, मुख्तलिफ साइज़ होती हैं? ठीक ठीक ठीक। और इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इधर की अलहदा उनका कोई नाम होता होगा और इधर की अलहदा, या ये सारा एक ही साइज़ होता है? नहीं, एक साइज़ में मुख्तलिफ साइज़, मुख्तलिफ नाम होता है। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक पहनी जाती है उनको क्या नाम देते हैं आप? हमारे हिसाब से तो यहाँ थे वो बोलते हैं बुकी बोलते हैं। बुकी बोलते हैं। और ये वाला? ये ऊपर की खांच बोलते हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त, कितनी अच्छी। और मतलब हम कह सकते हैं कि सदियों से ये काम हो रहा है यहाँ पे, और इसको ख़तरा भी है, और इसको ख़तरे से सियाहत बचा सकती है। और जितना लोकल पहनेगा या ज़्यादा करेगा तो इससे इंडस्ट्री को कम से कम नुकसान नहीं होगा, और ये चलती रहे तो अच्छी बात है। वरना ये वो निशानात हैं जो तहज़ीब छोड़ती है, और तहज़ीब के निशानात अगर हम मिटाते चले जाएंगे तो हमारे पास गवाहियाँ कम होती चली जाएंगी कि हम कितनी कदीम तहज़ीब के मालिक हैं। वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। और अब बात करते हैं क्रिकेट के हवाले से। वार्म अप मैच में जनूबी अफ्रीका के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए
हम ये क्यों बता रहे हैं? पाकिस्तान मैच हार गया बहरहाल, उसके बाद ये बताते होते हैं। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 186 रन बनाए 20 ओवर्स में, जो कि एक अच्छा टारगेट था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये टारगेट 187 रन का जो हदफ था ये 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया और इनिंग्स की आखिरी गेंद पर हासिल किया। चूंकि वार्म अप मैच था इसलिए हम बिल्कुल जज्बाती नहीं हुए। मिर्जा इकबाल बेग से बात करते हैं। मिर्जा साहब जरा ये जो और वैसे इसमें वो वीरेंद्र डोसन की सेंचुरी का भी तो बड़ी नहीं, वो जबरदस्त आप सेंचुरी बता देना। मिर्जा साहब आप बताएं, सब छोड़ें, ये जो वार्म अप मैच में हुआ है, अल्लाह ना करे आगे एक्सपेक्टेशन तो मैसी कोई ना रखे ना। देखिए अरमला, ये बहुत बुरा हुआ है क्योंकि आखिरी 5 ओवर्स में 65 रन बने पाकिस्तान के बॉलर्स ने दिए और आखिरी ओवर जो हसन अली ने किया उसमें उन्होंने 19 रन दिए। तो अब पाकिस्तान की बॉलिंग, जो मैं पहले भी आपके प्रोग्रामों में जो जगह में या दीगर जगह कहता रहा हूं कि बॉलिंग जो है वो लम्हे फिक्री है पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो, बैटिंग तो अब स्ट्रांग हो गई है 4 चेंजेस के बाद, लेकिन बॉलिंग आपका मेन बॉलर हसन अली अगर 19 रन दे रहा है आखिरी ओवर में, तो आप तो भारत का कप्तान विराट कोहली तो कल मैच ही नहीं खेला। तो जब ये सब खेलेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। अल्लाह खैर करे, शायद प्रैक्टिस मैच था, लेकिन यकीनन हमें अपनी कारकर्दगी का जायजा लेना होगा। बैटिंग से मुतमईन है, फखर जमान अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। लेफ्टिनेंट फखर जमान अच्छा खेल रहे हैं। मेरे साहब बिल्कुल इमरान, जी आवाज आ रही है जी इमरान, फखर जमान को इन्होंने तो रखा ही नहीं था, 15 खिलाड़ियों में ट्रैवलिंग रिजर्व में थे और फिर जब वो पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए दोनों मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। 1 डाउन वही जाएंगे। कल देखे ना, बाबर आजम और रिजवान जल्दी आउट हो गए, प्रेशर आ गया बैटिंग पर, लेकिन उसके बावजूद इतने रन हमने कर दिए। शोएब मलिक फॉर्म में आ गए, हफीज ने 13 रन बनाए, लेकिन वो इतने अभी लगता है ट्यून अप नहीं है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए मौका है। बैटिंग की फिक्र नहीं है हमें असल फिक्र अब हो गई है बॉलिंग की। शादाब खान भी बहुत पिटे हैं, उसके अलावा इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हारिस रऊफ ने 3 ओवर्स में 33। ठीक है, मिर्जा साहब के कुछ सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं क्योंकि वो ट्रेवल करते हुए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम इसलिए इतना नहीं कह सकते। मिर्जा साहब आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। जी मिर्जा साहब अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। सो बॉलिंग पे आपको मैं कह रहा हूँ हारिस रऊफ ने 3 ओवर्स में 33 रन दिए। आप अंदाजा लगा लें वो कितने वो, और कल मोहम्मद वसीम जूनियर को भी क्या होने दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि बॉलिंग लम्हे फिक्रिया है। अब पाकिस्तान क्या स्ट्रेटेजी प्लान करता है देखना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी मायराना राय हमें इस बॉलिंग की स्ट्रेटेजी के हवाले से दें, तो वैसे बॉलिंग ऑर्डर तो हमने ठीक रखा जब हम आखिरी ओवर तक ले गए मैच को, और आखिरी ओवर में भी 19 रन जब बाकी थे जैसा कि आपने बताया, तो इसका मतलब है कि मैच को इतना बुरा हम शुरू से नहीं खेले। इतने बड़े ऑब्वियसली वो लोग भी खेलने आए हैं और T20 मैच के अंदर आपको पता है सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। उसके बावजूद फिर क्या चेंजेस आप समझते हैं कि करनी पड़ेंगी बॉलिंग लाइनअप को लेते हुए? मेरे ख्याल में कोई चेंजेस नहीं होंगी। ये इनको जो है ना वही 3 फास्ट बॉलर, अगर आप एक आपके पास ऑप्शन है कि हारूफ की जगह अगर आप मोहम्मद वसीम जूनियर को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, और स्पिन बॉलिंग के शोबे में शादाब खान, और उनके साथ साथ जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर इमाद वसीम होंगे। और क्या कल के मैच से हमें ये भी सबक मिला कि हमने प्रेशर ओवर हसन अली से नहीं करवाना, या इट वाज जस्ट अ बैड ओवर, इसको वैसे नहीं लेना चाहिए? मेरे ख्याल में इट वाज जस्ट अ बैड ओवर। हसन अली अच्छे हैं, गेंदे वो मिक्स करते हैं, स्लोअर डिलीवरीज, शॉर्ट पिच, फास्टर वन, यॉर्कर्स, वो काफी उनमें उनके पास वैरायटी है। तो मेरे ख्याल में हसन अली से ही अगर ये नहीं कि एक ओवर में 19 रन पड़ गए तो हसन अली बुरा हो गया, यकीनन उसे देखना पड़ेगा। 4 ओवर्स में 52 रन दिए कल उसने इमरान, जो कि बहुत ज्यादा है 4 ओवर्स में 52 रन। अच्छा मिर्जा साहब, अभी जिस तरह से एक तरफ तो हम इंडिया के हवाले से बात कर रहे थे कि विराट कोहली अभी बैटिंग के लिए नहीं आए थे, स्टिल उन्होंने इतना अच्छा स्कोर चेस किया, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम अपनी बैटिंग लाइन भी देखें तो हम क्या समझते हैं कि जो बड़ा मैच जिसके लिए पूरी कौम की नजरें, पूरी जो हम कह लें क्रिकेटिंग वर्ल्ड की नजरें लगी हुई हैं कि पाकिस्तान। मिर्जा साहब आपको आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है। अच्छा मिर्जा, मैं बात करी थी कि एक तरफ तो हम इंडियन बैटिंग लाइन को देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, कल आपने खुद विराट कोहली को कोट किया कि उन्होंने बैटिंग नहीं की पर इतना अच्छा जो रन है वो चेस किया उनकी टीम ने। सो इतने बड़े मैच के लिए हमारी एक्सपेक्टेशंस या हमारा जो बैटिंग ऑर्डर है, डू यू थिंक कि ये बिल्कुल ठीक है और हम इसी के साथ इंडिया पाकिस्तान के मैच को परसू करें? बिल्कुल अरमला, और इसके अलावा हमारे पास चॉइस नहीं है कि आसिफ अली को हमने ट्राई किया, कल उसने रन्स किए, तो हम आसिफ अली पर हैदर अली को नहीं प्रेफरेंस देंगे। मुझे लग रहा है यही बैटिंग ऑर्डर होगा। फखर जमान
1 डाउन होंगे। हफीज चौथे पर, 5वें पे शोएब मलिक, 6ठे पे आसिफ अली और फिर उसके बाद शादाब खान, हसन मिर्जा साहब, अली अगर और मैं ओपन के अर्मिला के पिछले सवाल को बिल्कुल एक लाइन में ले आऊं ना, जो इन्होंने थोड़ा ज्यादा घुमा के किया, वो ये है कि वो जीत रहे हैं, हम हार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? की करना है। अच्छा चलो, ये तो हो गया। तो मिर्जा साहब, अब एक मुख्तलिफ सा सवाल आपसे। आप चूंकि इस वक्त कराची की सड़कों पर है और कराची की सुबह बड़ी खूबसूरत होती हैं, तो ये जो खूबसूरत सुबह हैं, ये 24 अक्टूबर के लिए कितनी एक्साइटेड हैं कराचीइट्स? कितना लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं? बड़ा शहर है, बड़े बड़े क्रिकेटर्स दिए हैं इसने पाकिस्तान को। 24 तारीख को कितना लुक फॉरवर्ड कर रहा है ये शहर बड़े टाकरे के लिए? देखिए 24 तारीख को इतवार का दिन है। लोगों ने प्लान बनाया हुआ है, यहाँ के बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाएंगे, उसमें मैच देखेंगे। बिरयानी कराची की बड़ी मशहूर है, लाहौर में इतनी अच्छी बिरयानी नहीं मिलती, बिरयानी मिलेगी, मिलती है। अच्छा हलीम बिरयानी, ये सारी चीजों की तैयारी करके बैठे। और आप ये देखें ना कि फिर गाना भी इनको याद है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मैंने ये गाना डिलीट कर दिया है मिर्जा साहब, अब नहीं है। अब परफॉर्म करना पड़ेगा और हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हर बार हम कॉम्प्रोमाइजेस पे नहीं जा सकते। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो हमने प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, बुरे नहीं खेले हैं हम, बिल्कुल वन साइडेड मैचेस नहीं हुए हैं। एंड बॉल पे ओब्वियसली हार जीत तो एक की होती है। तो आप मुतमईन हैं अब तक जो हमने प्रैक्टिस मैचेस के अंदर परफॉर्म किया है मेन मैचेस में जाने के लिए? मेरे ख्याल में अगर हकीकत की निगाह से देखें तो प्रैक्टिस मैच ठीक है, प्रैक्टिस मैच है। हम आपको याद होगा 2019 के वर्ल्ड कप में भी हम 2009 के वर्ल्ड कप में भी हम प्रैक्टिस मैच हार गए थे और वर्ल्ड कप जीत गए थे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला अच्छे की उम्मीद रखें। मुझे उम्मीद है कि ये टीम हमें खुशियां देगी, गम नहीं देगी, मुझे तो उम्मीद है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हर हाल में हमें ज्वाइन इतने हासिल आप हमें ज्वाइन करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे, वो बड़े होपफुल है कि ये टीम हमें खुशियां देगी। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे करूँ, ये अच्छा है कि हम आखिरी मैच प्रैक्टिस मैच हम समहाउ नहीं जीते। मुझे लगता है कि कहीं हम जीत के ज्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते थे और इंडिया के खिलाफ हम गलतियां कर सकते। प्रैक्टिस मैच था लेकिन हम गलतियां कर सकते थे, हम कॉन्फिडेंट हो सकते थे। अब हमने उन गलतियों से अगर सीख लिया जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ की हैं, तो हम भारत में थोड़ा ज्यादा भारत के खिलाफ अच्छा खेल पाएंगे, मुझे लगता है ऐसा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। ये कहते हुए ना मैं थोड़ी हाँ फिर स्लो हो गई हूँ। ब्रेक ले लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ चाहता है कुछ आपको संगीत की दुनिया से मुतारिफ कराने का या उसमें लेके जाने का। जैसा कि हम हर कुछ अरसे के बाद एक बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट आपसे मिलवाते हैं, तो आज भी सिलसिला कुछ ऐसा ही है। और आज हमने अपने स्टूडियोज में इनवाइट किया है जानम फिदाए हैदरी से शोहरत पाने वाले और इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले सादिक हुसैन को, जो कि हमारे शो में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आज ये चूँकि लाहौर में थे तो हमने ज़रूरी समझा कि वो यहाँ पे आए और बराह रास्त ज़रा हम उनसे सुने। सो हम सादिक को वेलकम करते। सादिक वेलकम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के भी और यहाँ पे आके भी? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। रात भर में जैमिंग कर रहा था, अभी तक सोया नहीं। अच्छा, आंखें बता रही हैं। इंटरव्यू दे के आराम से ठीक हो गया। अच्छा सादिक, हमने चूंकि पहले आपके साथ एक वीडियो लिंक पे बात की हुई है, तो मुझे लगता है कि वो हम उस तरह से डिस्कशन बिल्ड भी नहीं हो पाती, लेकिन हम जानना चाहेंगे आपका ये जो बैकग्राउंड है सिंगिंग को लेकर स्पेसिफिकली, और जब आपने मनकबत पढ़ी जानम फिदाए हैदरी, आप क्या आइडिया था, किस तरह से आपने इसको पढ़ा? आपने सोचा था कि आपने आगाज ही इसी तरह से करना है या एक अचानक से हो गया है? और ये भी सोचा था कि इतना बड़ा पॉपुलर हो जाएगा? हाँ, मतलब एक आर्टिस्ट को उसका अपना हर काम उसको अच्छा लगता है, लेकिन एक जो उसकी जो म्यूज़िक है उसका अगर उसको आवाम रिवार्ड दे, अप्रिसिएशन करे, तो वो उसको बहुत खुशी होती है। और मुझे नहीं पता होता कि हर किसी को नहीं पता कोई भी मतलब ट्रैक है वो चलेगा क्या होगा, लेकिन अपनी एक सेल्फ खुद मुतमईन होता कि यार मैंने ये काम अच्छा किया है। तो अगर आपने अच्छा काम किया है तो लोग उसको रिवार्ड भी देंगे, अप्रिसिएशन भी। आपका ताल्लुक स्कर्दू से है, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से है, उधर से आर्टिस्ट बहुत कम सामने आते हैं। स्पोर्ट्स के लोग तो बहुत सामने आते हैं, हम लाते रहते हैं, लेकिन आर्टिस्ट कम है। हालांकि लोग गा बहुत रहे हैं, वी नो कि बहुत ज़्यादा आर्ट है वहाँ पे। तो ये आपको कोई मुश्किल हुई मेन स्ट्रीम पे आने में, नॉर्दर्न एरिया से, स्कर्दू से, पाकिस्तान, कराची, लाहौर, या आपको लगा कि नहीं स्मूथ? नहीं, शुरू में तो मैंने ये म्यूज़िक है वो लाहौर में मैं 2011 में आया हूँ। 2011 से मैंने स्टार्ट किया है, तो मैंने 4-5 साल छुप के किए हैं, मतलब इधर ही छुप किया। घर वालों को नहीं बताया? घर वालों को नहीं, वो नहीं करने देते, वरना मतलब करने देते, लेकिन उनको मैंने बताया नहीं, ताकि मैं जब सीख रहा हूँ उसमें मुझे रुकावट ना आए। और मैं छुप के सीखा, फिर मैंने कलाम किया, फिर
वो ज़्यादा चला, फिर घर वालों ने बोला ठीक है। ठीक है, अब तो ये तो अच्छा है। वाह, खूबसूरत, बेहतरीन। दिल करता है आप गाते रहें और हम सुनते रहें। इतना खूबसूरत है कलाम। आपने हमें बताया था कि असरार भाई ने कंपोज किया इसको? जी, असरार शाह साहब। अच्छा, और वो आपके लिए और भी कॉम्पोजिशंस करते हैं या सिर्फ यही कॉम्पोजिशन बनी और आपने गा दिया? ज़रा थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी बताएं हमें इसकी। जी, असरार भाई के पास मैं 3 साल रहा हूँ और काफ़ी चीज़ें मैंने सीखा है, और आज मैं जिस जगह पे हूँ उसी की वजह से। माशाल्लाह। जी, और इसी जो लिरिक्स है वो मेरे दोस्त सलीम अब्बास हैं। अच्छा, वो उस खरदू से बहुत कमाल लिखा उन्होंने सलीम अब्बास साहब ने। एक एक लफ्ज़ जब हम सुनते हैं तो फर्दर भी क्या, ये वैसे सवालात पहले हम कर चुके हैं, लेकिन रस्मन कलाम ही, मनकबत ही, या फिर गज़ल वगैरह की तरफ भी रुझान है? हाँ, मुझे शौक़ तो सूफ़ी कलाम का ज़्यादा है, साथ साथ गज़ल, जो भी चीज़ सामने। एक सोसाइटी पे अभी मैं एक खेल तमाशा कर रहा हूँ। अच्छा, खेल तमाशा, सारा खेल तमाशा वो सोसाइटी पे है। ये गीत है? मतलब ये सॉन्ग है। अच्छा, मतलब ये सोसाइटी पे है, जो सोसाइटी में जो मसाइल तो वो हमें सुना सकते हैं थोड़ा? वो अभी नहीं। अच्छा, एक आपका एक और भी आपका कलाम था जो हमने पहले भी सुना है, लेकिन हम चाहेंगे अगर वो वाला कलाम भी जो आपने नया बनाया था वो हमें सुना दें। अभी रिसेंट कोई आया आपका? अगर आप प्लीज के टैलेंट को सपोर्ट कीजिए। यू कैन फाइंड हिम ऑन सोशल मीडिया, आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे बहुत सारी इनकी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप देख भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सादिक, बहुत शुक्रिया आपका। सादिक हुसैन हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ जाता है खुशी का, और खुशी हमारे पास एक्सरसाइज 2 मिनट के लिए आती है खुशी, लेकिन खुशी जिंदगी में रहनी चाहिए। खुशी, ओवर टू यू। थैंक यू उर्मिला। सो गाइस, आज कार्डियो डे है। सो आज हम कार्डियो की कुछ एक्सरसाइज करेंगे। रिमेंबर मैंने आपको टबका बताया था, 20 सेकंड्स ऑन 10 सेकंड्स ऑफ। ये 4 मिनट्स का होता है। जितनी मर्जी वेरिएशंस कर लें एक्सरसाइजेस की, डिफरेंट वेरिएशन करनी है, डिफरेंट एक्सरसाइज रखनी है, वो रख सकते हैं। बट मैं आपको इसकी 4 एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसमें हम कार्डियो करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज वुड बी ऑन द फ्लोर। हमने इंचवर्म करना है विद माउंटेन क्लाइंबर्स। Crawl back, crawl forward, and 4 mountain climber, and then jump, and then down to plank position, mountain climbers, go back and jump. One more time guys, plank position, back straight, 4 kicks and go back. Second exercise is on the floor. Guys, second exercise is called plank jacks with commandos. Commandos, elbows on hands, elbows and then hands, jump, and then elbows, plank jacks, then on your hands, plank jack. Make sure your head to heel is in one line, plank jacks and plank jacks. Third exercise is on the floor, weighted knee tucks, hands on the back, leg extended, pull and breathe out. Breathe in, breathe out. Third exercise, fourth exercise is called broad jumps. We're going to jump forward into partial squat position and pedal back and jump. So guys, एक टबाड़ा में 2 rounds होंगे, 20 seconds on, 10 seconds off. So you have to do 4-5 टबाड़ास. After every टबाड़ा आपने 2 minutes का रेस्ट लेना है। इसमें आपका हार्ट रेट ऊपर जाएगा। जितना हार्ट रेट आपका कंट्रोल रहेगा उतनी बर्निंग ज़्यादा होगी गाइस। सो डू दीज टबाड़ास एट होम। आप एक्सरसाइज चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स कि आप क्या कर रहे हो। So guys, try this थैंक at यू home. वेरी मच खुशी। वैसे मैंने देखा खुशी ना अब ज़्यादा कार्डियो कराने लग गई है, बस उनको हमारी वैसे अच्छा है कार्डियो, तो कार्डियो बहुत अच्छा है यूजुअली। अच्छा, बहुत सारी हम इसलिए भी एक्सरसाइज नहीं करते बहुत सारे औकात के अंदर कि हमें लगता है कि हमें स्पेसिफिकली कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, और इस तरीके से मुझे लगता है कि हम अगर सिर्फ माइंड बना लें, मैं खुद को भी कह रहा हूँ भाई, ये सिर्फ मुंह ना बनाए आप, हम सिर्फ माइंड बना लें कि अगर हमने करना है तो घर पे भी अच्छी एक्सरसाइज की जा सकती है। और ये घर की एक्सरसाइज जैसे कि क्रंचेस, जैसे कि पुशअप्स। घर में क्रंचेस और पुशअप्स। अच्छा, इससे पहले कि हम खत्म करें, एक स्टोरी मेरे सामने आ गई है express.pk पे, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो ये है कि अमेरिकी की वेबसाइट है द वर्ज, उसके एक ताज़ा मजमून में एक सहाफ़ी हैं जी एलेक्स हीथ। उनका ये कहना है कि फेसबुक के जो बानी है मार्क जुकरबर्ग, वो अपनी कंपनी का नया नाम रखना चाह रहे हैं। अब इसमें एक इबाम मौजूद है और कुछ लोगों के जहन में शुबहात पैदा हो गए कि क्या फेसबुक का नाम तब्दील हो रहा है। तो अगर फेसबुक का नाम तब्दील हो तो मैं सोचता हूँ क्या होगा।
मतलब वेला बुक, दे कैन बी एनी नेम, बट लोगों के लिए बड़ा शॉकिंग होगा। लेकिन इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इस खबर को बहुत ज्यादा डिस्कस भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर फेसबुक का नाम तब्दील होता है तो शायद जो फेसबुक के इस्तेमाल करने वाले हैं उनकी मोहब्बत भी फेसबुक से थोड़ी कम हो जाए। हैंडबुक रखेंगे उसका नाम, हैंडबुक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्री बुक भी हो सकता है। तो फीस कीजिएगा हमें सोशल मीडिया पर, नया नाम क्या हो सकता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं, आपसे फिर मुलाकात शाम को 5 से 7 बजे जोश जगा दे में, और एक्सप्रेसो में तो कल फिर हाजिर होंगे सुबह 9 से 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।